हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की मनोनिरूपण पदार्थ विज्ञान का। ठीक है। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर रविंद्र कुमार, बीएमएस स्टूडेंट, एंड आपकी स्ट्रीम से होते हुए हम पदार्थ विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मन निरूपण। ठीक है, मनोनिरूपण यानी कि इसको हम बेसिकली लिखते हैं। इसका देखिए, आपको संस्कृत जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो भी जितना भी पार्ट है जो आयुर्वेद का बीएमएस का, वो आई थिंक ये समझ लीजिए आपको संस्कृत आना चाहिए, यानी आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो आपको इम्पोर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन इससे रेगुलर आते ही हैं और पीजी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लगभग इसको हम 30 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसको लगभग ऑलमोस्ट हम 30 मिनट में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बेसिकली बीएमएस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, है ना, चरक हो, पदार्थ हो, अष्टांग हो, जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे के सारे हम अपलोड करते रहेंगे। आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे और जितनी भी सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, होपफुली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोनिरूपण। मनोनिरूपण में सबसे पहले इसका संधि विच्छेद आना चाहिए। मनोनिरूपण को बोलते हैं मन है प्लस निरूपण। मन है प्लस निरूपण। ठीक है, तो यानी कि ये विसर्ग लग जाते हैं और इसका ये होता है संधि विच्छेद। तो मन का निरूपण की बात करते हैं, मन निरूपण की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखने योग्य होता है वो है कि मन एक नपुंसक लिंग है। ठीक है, अपने पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और 3 प्रकार के लिंग की बात करते हैं। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और तीसरा है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो मन नपुंसक लिंग में आता है। नॉर्मल पॉइंट है जानने का। ठीक है, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, मन के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है मन के बारे में। अन्य साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्होंने मन के विषय में क्या कहा है वो चीज़ जानते हैं। लिखा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। ठीक है, आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जो संस्कृत में अच्छा है वो ऑब्वियसली आयुर्वेद में भी अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। मन एव का मतलब होता है ही। एव का मतलब ही यानी कि निश्चय। निश्चय, एव का मतलब निश्चय ही। ठीक है, तो मन एव मनुष्याणाम, ये सप्त जैसे आपको इनके रूप आने चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम राम के रूप, आपने राम है रामो रामा, रामम रामो रामान, रामे राभ्यम रामई, इस प्रकार आपको राम के रूप आने चाहिए। उसके आधार पर हम इनको देखते हैं कि मनुष्य नाम का क्या अर्थ निकलता है। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध मोक्षयो का अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु। मोक्ष मिल गया यानी कि उसको मृत्यु हो गई। ठीक है, उसको ये मतलब ये बेसिकली पर्याय होते हैं। मोक्ष का मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस टोटल का मतलब ये होता है, ये जो लाइन है ये बेसिकली दार्शनिकों ने कही है। इस लाइन का मतलब होता है कि मन ही मनुष्यों का कारण है। किसका? बंध यानी कि जन्म का, एंड मोक्ष यानी मृत्यु का। मन ही मनुष्यों के जन्म और मृत्यु का कारण है। ठीक है, क्लियर है ये लाइन? अब देखते हैं, आगे चलते हैं। महर्षि चरक के अनुसार, महर्षि चरक हैं, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू चरक क्या कहा गया है, उन्होंने मन के लिए क्या कहा है, तो उन्होंने मन के रिगार्डिंग कहा है कि अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेत्यता पर है। ठीक है, यानी कि आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अगर आप संस्कृत में अच्छे हैं तो बेसिकली आपका इसके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अचेतनम क्रियावच्च मनः चेत्यता परा। ठीक है, अचेतनम यानी कि मन क्या है? अचेतन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसलिए इस पर 3 स्टार लगा रखे हैं और इम्पोर्टेंट है लाइन। ठीक है, यानी कि आत्मा और चेतन और मन के बारे में बेसिकली रिगार्डिंग के उसके रिगार्डिंग है। क्या कहा गया है? अचेतनम क्रियावच, मन अचेतन होता है, अचेतन है, अचेतनम अचेतन है, क्रियावच यानी कि क्रियावान है। अचेतन होते हुए भी क्रियावान होता है मन। ठीक है, मन है चेत्यता पर है। और चेतन कौन है? चेतन होता है आत्मा, यानी कि आत्मा के पास चेतन होता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति होती है। और कार्य कौन करवाता है? कार्य करवाता है मन। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है चेतनता और दूसरी चीज़ होती है क्रिया। ठीक है,
तो ये जो चेतनता होती है ये किसके पास होती है? ये होती है आत्मा के पास। और क्रिया कौन करवाता है? मन करवाता है। तो अचेतनम क्रियावच्च मन है। तो मन क्या है? अचेतन होते हुए भी क्रियावान होता है। और चेतन किसके पास है? आत्मा के पास। ठीक है, ओके। चेतन है आत्मा, मन है अचेतन लेकिन क्रियावान है, और आत्मा क्या है? अक्रियावान है। ठीक है, दोनों के पास एक एक गुण होते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है मन की व्युत्पत्ति के बारे में कहा गया है। मन की व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो आप नॉर्मल ध्यान रखिए, मन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मन ये धातु है, ये देखिए इसमें म न, ये ना पे हलंत लगा हुआ है, ये हलंत बोलते हैं इसको। और जो डबल ये ऐसे बिंदी होती हैं उनको विसर्ग बोलते हैं। जैसे मन है, ये में इसके पीछे ये जो बिंदी होती है इनको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, और ये होता है हलंत। ठीक है, ये अच्छे से ज्ञान होना चाहिए इसका। तो मन में ये हलंत लगा हुआ आता है, ये होता है इसका धातु। ठीक है, ये ज्ञान का बोध कराने वाली धातु मन से मनस या मन शब्द उत्पन्न हुआ है। मनस का मतलब मन ही होता है। इससे मन धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है? मन की धातु की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे मन की निरुक्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि मन की व्युत्पत्ति लिखिए, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा मन की व्युत्पत्ति, मन की निरुक्ति, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के। तो मन की निरुक्ति के बारे में बात करते हैं। तो श्लोक है, आप इसमें से कोई सा भी जो आपको सूटेबल लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ा ही याद करना है, छोटा भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मननात् मन, मनन करने की क्षमता को मन कहते हैं। चलिए ऊपर वाला भी देख लेते हैं। मन्यते ज्ञायते बुद्धियते अनेन इति मन। अच्छे से मैं आपको अच्छे से इसको उच्चारण करके बता रहा हूँ, तो आप होपफुली आप अच्छे से उसको गेन करिएगा, है ना। स्किप ना करिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना, और जितना मैं करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। ठीक है आपका, ओके। तो देखिए, मन्यते ज्ञायते बुद्धियते अनेन इति मन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा जाना जाता है। मन्यते ज्ञायते, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बुद्ध्यते मतलब जिसके द्वारा समझा जाता है या जिसके द्वारा बोध होता है। ठीक है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञायते, मन्यते का मतलब मन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन? ज्ञान। ज्ञायते बुद्ध्यते यानी कि बोध होता है। उसका अर्थ क्या होता है? इति मना, उसी का अर्थ क्या होता है? मन होता है। ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड है मननात् मन, यानी कि जो मनन करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है? मन कहा जाता है। और मन का मैंने आपको पहले ही ऊपर यहाँ पे बता दिया था कि ये क्या होता है? ये नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, डन। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है मन के पर्यायवाचक शब्द। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। आपका पता है NCISM ने आपको ये चेंज कर दिया है इसका। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट्स इसके आपको पता होने चाहिए कि मन के पर्यायवाचक क्या होते हैं। तो अब देखिए, मन के पर्यायवाचक में आपको चितंतु, चेतो, हृदयम, स्वांतम, ये इसको हृतमानसम बोलते हैं ना। हृतमानसम मन है। ठीक है, इसको संधि विकसित करके आना चाहिए आपके अच्छे से। चितंतु, चेतो, हृदम, स्वांतम, हृतमानसम मन है। ठीक है, और मन का अन्य नाम सत्व भी है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? देखिए, मन का सबसे पहला चितंतु, चितंतु यानी कि चितंत है ना। ठीक है, चितंत, चेत, हृदय, स्वांत है ना। स्वायत्त नहीं होता, स्वांत। ठीक है, स्वांत ऐसे। ठीक है, स्वांत, हृत, मानस और मन। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हृत, मानस और मन। ठीक है, और एक ये सत्व, इसको भी ध्यान रखिए साथ में। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? मन के पर्यायवाचक शब्द होते हैं। हृत मानसम है ना, चितंतु, चेतो, हृदम, स्वांतम, हृत मानसम मन है। और मन का एक अन्य पर्यायवाचक कौन सा हो गया? सत्व हो गया। ठीक है, डन यहाँ तक। अब देखिए, अच्छा थोड़ा सा फ़ोन को थोड़ा रोटेट रखिएगा, है ना। हम थोड़ा PDF को इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का लास्ट में क्या सार है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिएगा, लिखा गया है कि इंद्रियां मन पूर्वक ही अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। अभी आपके समझ बिल्कुल नहीं आया होगा, और मुझे पता है आयुर्वेद में ज़्यादातर चीज़ें कुछ नहीं समझ नहीं आती। ज़्यादातर CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। हिंदी मीडियम का फिर भी संस्कृत पढ़ा हुआ होता है, थोड़ा बहुत समझ लेता है। ठीक है, तो देखिए,
इंद्रियां, जैसे आपको पता है इंद्रियां कौन सी होती हैं, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कितनी, 5, कर्मेंद्रियां कितनी, 5। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन क्या होता है, उभयात्मक होता है। तो इस प्रकार टोटल 11 इंद्रियां बताई गई है आयुर्वेद के अनुसार। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभयात्मक मन। ठीक है, डन। अब देखते हैं आगे। इंद्रियां मन पूर्वक ही अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। लाइन को रट लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, होपफुली आप नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ में, है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्लास से आपको समझ नहीं आता, यानी कि जो बुक आप पढ़ते हैं उनसे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, या आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं। चलिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां एवं एक मन, इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां होती हैं। मैंने आपको बताया टोटल कितने प्रकार की इंद्रियां होती हैं, टोटल 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। चलिए, मन उभयात्मक होता है, यानी कि मन ज्ञानेंद्रियों के साथ भी आता है, मन कर्मेंद्रियों के साथ भी आता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह अतीत इंद्रिय होता है। कारण यह है कि सभी इंद्रियों के एक एक विषय नियत हैं और मन का सभी इंद्रियों के विषय से संबंध होता है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जैसे ये टोटल 5 ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां भी होंगी, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां होंगी। और ये होता है एक मन, जैसे मान लीजिए ये है अपने पास, ये मन है, ठीक है, ब्लू कलर का। तो मन जब ज्ञानेंद्रियों के साथ, हर एक ज्ञानेंद्रिय के साथ जुड़ता है, मन हर एक कर्मेंद्रिय के साथ जुड़ता है, तभी ये अपने विचार को व्यक्त कर पाती है। जैसे हम ज्ञानेंद्रियों में, कोई भी ज्ञानेंद्रिया में, मान लीजिए ये कोई ज्ञानेंद्रिया है, ये अपना विचार कब व्यक्त करेगी, अपना प्रभाव कब प्रदर्शित करेगी, जब इसके साथ मन जुड़ जाएगा। यानी कि आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप क्लास में बैठे होते हैं, आपको पढ़ाई में आप देख रहे हैं, ठीक है, आपकी ज्ञानेंद्रियों में जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हम देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड को, टीचर पढ़ा रहा है, अपना अगर मन उसमें जुड़ेगा, यानी कि मन का एडिशन होगा, यानी आपका मन लगेगा, चित्त आपका लगेगा, ठीक है। हम आगे इधर देखिए, इधर यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, एक सेकंड दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, मन को चित्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जब चित्त लगता है, यानी कि आपका मन लगता है पढ़ाई में, तभी वो हम क्या कर पाते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जो हम देख रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसको हम तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम अच्छे से उसको मन लगा के उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मन का सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ संयोग अत्यावश्यक होता है उनके विषय को धारण करने के लिए। इसलिए कहा गया कि इंद्रियां मन पूर्वक ही अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। डन, क्लियर है यहाँ तक? आई होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि इंद्रियों का व मन का योग ना हो तो इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया ये सारी चीज़ें। चलिए अब नीचे देखिए, एक चीज़ है कि मन एक ही होता है, किंतु उपाधि भेद के आधार पर उसे अनेक कहा गया है, ठीक है। उभयात्मक मन है, ये चीज़ भी होता है, ठीक है। उपाधि भेद आपका कुछ नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि मन को एक ही है, जैसे जिस भी इंद्रिय के साथ जुड़ता है उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कहा गया है, उसको अनेक कहा गया है, ठीक है। आप सोचिए, आपका पढ़ाई से रिलेटेड में मन नहीं लगता, आपको खेलकूद से रिलेटेड में मन लगता है, ठीक है, आपका इस चीज़ में किसी और गेम में मन लगता है, तो उसके आधार पर उसको क्या कहा गया है, बहुत अनेक कहा गया है, ठीक है। कि मन एक नहीं होता, मन अनेक होता है, बाकी मन तो एक ही होता है, ठीक है ना। जनरली मन एक ही होता है, बट उपाधि भेद के आधार पर क्या कि उसको कहाँ किस संज्ञा की उपाधि दी गई है, उसके आधार पर उसको अनेक कहा गया है, ठीक है। देन अब उभयात्मकम मन है, मैंने आपको समझा दिया। उभयात्मकम का मतलब ये सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है। उभयात्मक किस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों के साथ भी आता है, कर्मेंद्रियों के साथ भी आता है, इसलिए इसको उभय, उभय का मतलब होता है दो। उभयात्मक मतलब कि दो, दोनों के साथ आता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ और कर्मेंद्रियों के साथ, ठीक है। अब चलिए, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास, मन के गुण व विषय, ठीक है। मन के गुण व विषय, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मन के गुण लिखिए, मन के क्या विषय हैं लिखिए, विस्तार से समझाइए, 1 नंबर 2 नंबर का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मन के गुण व विषय के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मन के गुण से रिलेटेड ये जो अपने पास श्लोक है, इतना टफ नहीं है, सिंपल श्लोक है, तो होपफुली आप ध्यान रखिए, इसको आप कर पाएँ श्लोक को, ठीक है। और
इसको कोशिश करिएगा, इनको 2-3 श्लोक ही मैंने लिखाए हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं लिखाऊंगा इसमें, है ना। 2 ही या 3 श्लोक हैं जो मैं आपको लास्ट में मैं आपको सार बता दूंगा इनका, ठीक है। तो होपफुली ध्यान रखिएगा कि उनको जल्दी से आप कर लें श्लोक को। श्लोक है, श्लोक का वाचन करते हैं। अड़ुत्वम थ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसै स्मृतौ। अड़ुत्वम थ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसै स्मृतौ। अब इसका संधि विकसित करके बताते हैं। अड़ुत्वम थ, ठीक है, यानी कि अणु है। मन क्या है? एक अणु है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल से रिलेटेड इसको समझाया गया है। मन क्या है? अड़ुत्वम थ चैकत्वम। चैकत्वम का मतलब अगर इसको संधि विकसित करके देखें तो चय प्लस एकत्वम। चय मीने और, मन एक है मतलब अणु है, वा एक है, चय एकत्वम। चय प्लस एकत्व। चय मतलब और, एकत्व मतलब एक। मन अणु है व एक है, दो गुणौ मनसै स्मृतौ। मन के 2 गुण कहे गए हैं, ठीक है। अणु होना व एकत्व होना यानी कि एक होना, ये मन के 2 गुण कहे गए हैं। तो आप इसको नॉर्मली हिंदी में भी ध्यान रख सकते हैं या आप चाहें तो श्लोक भी ध्यान रख सकते हैं। अड़ुत्वम थ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसै स्मृतौ, ठीक है, डन, क्लियर। मन के गुण हो गए। मन के विषय की बात करते हैं। नेक्स्ट मन के किसकी बात करते हैं? विषय की बात। चलिए, मन के विषय में लिखा गया है कि मनस्तु चिंत्य अर्थ, ठीक है, चिंत्यम अर्थ, ठीक है। अब इसका देखिए, अब मन के हमने गुण पढ़ लिए, मन के विषय के रिलेटेड कहा गया है कि मनस्तु चिंत्यम अर्थ, ठीक है, यानी कि जो चिंता होता है, चिंत्यम होता है कि नाना प्रकार की चिंतनाएं होती हैं, ठीक है, ध्येय होता है ना, जो ध्यान किया जाता है जिस चीज़ से, ठीक है, और संभावना होता है जैसे तर्क देना, वो सारी चीज़ें उसके किस में आती हैं? विषय के रिलेटेड होती हैं। मन के वैसे बहुत सारे प्रकार के विषय कहे गए हैं, है ना। आप इससे रिलेटेड बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि कुछ भी जो कुछ मन द्वारा जानने योग्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है, सुख दुख होता है, इच्छा होती है, द्वेष होता है, वे सब क्या होते हैं? वे अर्थ संज्ञक मन के विषय हैं। मन अस्तु चिंत्य अर्थम, जो हम चिंतन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मन के विषय होते हैं, ठीक है। मैं कुछ देखिए, जानने योग्य, जो कुछ अपन जानने योग्य होता है वो मन का विषय है। आप समझ नहीं रहे होंगे, मैं समझाऊंगा। ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, सुख दुख, सुख दुख, ठीक है। इसके बाद इच्छा, द्वेष, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मन के विषय होते हैं। अगर इनके साथ मन का एडिशन होगा तभी हम इनको ग्रहण कर पाएंगे, इसको जान पाएंगे। जानने योग्य, हमें कोई पढ़ा रहा है, हमने अगर उसको मन नहीं यूज किया वहाँ पर, तो वो मन का वैसे वो विषय है कि अगर मन उस चीज़ को हम तभी जान पाएंगे तब उनका मन में क्या होगा? मन का विषय है वो, मन उसमें ऐड होगा, मन वहाँ पर उपस्थित होगा, तभी हम उसको जान पाएंगे। हम ग्रहण तभी कर पाएंगे जब वहाँ पर मन का एडिशन होगा। सुख दुख में तभी हम साथ दे पाएंगे जब हमें मन का एडिशन होगा, नहीं तो हमारा मन कहीं नहीं लगेगा, तो ना इच्छा होगी, ना अपने को द्वेष होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, डन। अब चलिए आगे चलते हैं कि शरीर में मन के अधिष्ठान, इसका मतलब होता है कि शरीर में मन कहाँ स्थित होता है। जैसे होता है ना कि आत्मा कहाँ व्याप्त होती है शरीर में, कोई कहता है हृदय में होता है, कोई कहता है मस्तिष्क में आत्मा का वास होता है, दोनों चक्षुओं के मध्य में। तो अब देखते हैं शरीर में कहाँ मन का स्थान होता है। तो शरीर में मन के टोटल 3 स्थान बताए गए हैं। पहला सिर, सेकंड हृदय और थर्ड संपूर्ण शरीर, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अपने पास श्लोक कहे गए हैं, बहुत सारी बुक्स ने अपने पास अपने अपने श्लोक लिखे गए हैं। जैसे आपको मैं सिर का एक बार बता के देखता हूँ। षडंगम विज्ञानम इंद्रिय अर्थ पंचकम, ऐसे करके आत्मा च सगुणोष्येति नैचरहरति संस्थितम, है ना। ऐसे करके सिर का भी है, हृदय का भी है। हृदय का अच्छा, सिर के बाद अपने पास किसका है? सॉरी, वो हृदय का था, है ना। हृदयवाद जो षडंगम वाला वो हृदय का होता है। आत्मा च गोडश्यति च हृदय संस्थितम, ठीक है, वो हृदय का है, ठीक है। सिर का भी है, प्राणा प्राणभृताम यथाश्रिताम सर्वे इंद्रियाणि च यदुताम अंगानाम सिर अस्त दभीयते,
ठीक है, बट ये आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है, इतना कोई काम नहीं है इनका। और ये एक संपूर्ण शरीर का भी ध्यान रखिए। बस आप इनका ऐसे नॉर्मली ध्यान रखिए कि शरीर में मन के अधिष्ठान कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, सिर होता है, हृदय होता है और संपूर्ण शरीर होता है, ठीक है। नॉर्मल आप वैसे इसमें थ्योरी बेस्ड होता है तो लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पाया जाता है बस। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है कि मन का परीक्षण। मन का परीक्षण का मतलब कि मन अगर मन प्रबर सत्व है, मध्यम सत्व है, अवर सत्व है, प्रबर, मध्यम और अवर, ये वर्ड ध्यान रखिए, प्रबर, मध्यम और अवर। सत्व का मतलब तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ, सत्व का मतलब क्या होता है, मन होता है, ठीक है। ये इसका क्या है, पर्यावाचक सत्व है, पर्यावाचक होता है वर्ड। प्रबर सत्व का मतलब उत्तम मनोबल, इसका मतलब यानी कि कोई व्यक्ति है, समझिएगा, आप लिख सकते हैं इसको, मैं आपको थ्योरी इसकी लिखा सकता था बहुत अच्छे से, पर आप इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका गेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको समझाने में बिलीव करता हूँ, बाकी चीज़ें लिखी तो आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो देखिए, प्रबर सत्य का मतलब क्या है, प्रबर सत्य का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, चाहे वो दुर्बल है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर दुर्बल भी है लेकिन उसका जो मन है वो प्रबल है, यानी कि दृढ़ निश्चयी है वो व्यक्ति, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी रोग से ग्रस्त होते हुए भी वो क्या होता है, उसको ज़्यादा हानि नहीं होती है, वो तुरंत शीघ्र ही क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, उस रोग से मुक्ति पा लेता है। तो ये होता है प्रबल सत्य। ऐसा आप सोच सकते हैं कि उसमें दृढ़ निश्चयी होता है व्यक्ति और तुरंत से क्या होता है, वो अपने रोग से मुक्ति पा लेता है। मध्यम सत्य वही व्यक्ति जो अगर वो रोग से पीड़ित है तो उसको अगर हम क्या करें, मोटिवेट करें, उसको हम आत्मबल या उसका ढाढ़स बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और अवर सत्य यानी कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, आपने देखा होगा बहुत से शक्तिशाली मोटे मोटे व्यक्ति होते हैं और उनमें अपने पास क्या होती है, उनमें थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो रोने लगते हैं और वो कठिनाई में वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अवर सत्य के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। प्रबर सत्व यानी कि उत्तम मनोबल होता है, मध्यम सत्य मध्यम मनोबल, और अवर सत्य यानी कि अल्प मनोबल। अल्प मनोबल क्या मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना, मनोबल, मन का बल, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट नीचे की चीज़ें, कुछ थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, बाकी अपने पास लगभग चैप्टर अपने पास ख़त्म है ये, ठीक है। बस 5 मिनट का और चैप्टर बचा हुआ है। देखिएगा, व्याधि रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं, शरीर और मन। ये तो बहुत अच्छे से आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूँ, ठीक है। व्याधि यानी कि रोग, रोग के अधिष्ठान का मतलब, अधिष्ठान का नॉर्मल मतलब होता है ये देखिए, आपको संस्कृत इसी तरह डराती है कि आपको ये वर्ड ही समझ नहीं आते, है ना। इनको अगर आपको इंग्लिश में लिखे होते तो आपके बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता। व्याधि रोग के 2 अधिष्ठान का होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि शरीर में रोग कहाँ कहाँ फैलता है, कहाँ कहाँ होता है शरीर में रोग। तो 2 ही चीज़ें होती हैं शरीर, आयुर्वेद के अनुसार एक तो पूरे बॉडी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो शरीर होता है, दूसरा क्या होता है, मन। तो अपने पास जो शरीर में रोग हो सकते हैं वो शरीर वाले रोग हो गए, और जो मन में हो सकते हैं वो मन वाले रोग हो गए। मन वाले कौन से, अच्छा शारीरिक रोग कौन से होते हैं, वात पित्त कफ से फैलते हैं, डन। शारीरिक रोग वात वही तो होते हैं जो वात पित्त कफ, वो शारीरिक होते हैं। और मानसिक कौन से होते हैं, रज और तम, ठीक है। तो ये हो गया मानसिक व्याधियाँ कौन सी होती है, रज और तम। हम यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, मानसिक व्याधियों की। मानसिक व्याधि कौन कौन सी होती है, रज और तम, बस खत्म। इतना सा टॉपिक होता है, बस आपको ये समझना चाहिए बस, ठीक है। और ये अपने पास लास्ट, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन को ऐसे रखिएगा जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अभी आपको होपफुली दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही ट्रिक सा ऐसे मैंने याद किया हुआ था इसको, CBU DSB, है ना। मन द्वारा ज्ञानोत्पत्ति क्रम है, यानी कि मन के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। पहले तो उहो विचारस्य, यानी कि सबसे पहले विचारों का विचार उर्दू विचार होते हैं। तत्परम बुद्धि प्रवर्तते, उसके बाद क्या होती है, बुद्धि आती है, ठीक है। सबसे पहले विचारों को अपने को दृढ़ किया जाता है, और जब हमारे विचार दृढ़ हो जाते हैं किसी काम में, उसके बाद बुद्धि आती है और उसके बाद उसका करने में मन लगता है। चलिए इनको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखिएगा। उहो विचारस्य तत्परम बुद्धि प्रवर्तते, तत्परम बुद्धि प्रवर्तते, उसके बाद बुद्धि आती है। CBU यानी कि चिंत्य विचार ऊह्य, CBU चिंत्य विचार ऊह्य, और देह संकल्प बुद्धि DSB, देह संकल्प बुद्धि, है ना। CBU DSB 3-4 बार बोलेंगे, आपका नॉर्मल ध्यान हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनके वर्ड भी ध्यान रख सकते हैं नॉर्मलाइज। मैं चाहूँ तो आपका इसका और कुछ वर्ड लिखा सकता हूँ आपको अच्छे से, जिससे आपको और अच्छे से गेन हो जाए, पर मैं ऐसे तो
ऐसे तो कोई कुछ भी बना सकता है, आप चाहें तो अपने मन से बना सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप ऐसे ही बनाएं कि CBU DSP चिंतन विचार ऊर्जा और देह संकल्प और बुद्धि, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और होपफुली आपको समझ आया होगा सारा चैप्टर। ऐसे ही और भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी जितनी भी क्वेरी हैं वो हम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। और इसके बाद हम लेके आ रहे हैं मन के बाद अपने पास कालवाद दिक् निरूपण चैप्टर नंबर 8 को हम तुरंत लेके आ रहे हैं। आपको भी जिस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट करिए कि सर हमने को ये चैप्टर जानना है। आप भाई बोल सकते कुछ भी बोलिए, बस आप कमेंट करिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे चरक, अष्टांग, पदार्थ, संस्कृत, किसी में भी जिस चैप्टर में आपको डाउट है, जिसका भी आपको PDF या नोट्स या कुछ भी चाहिए है ना, जिस पॉइंट एक पॉइंट से रिलेटेड आप डाउट बताएंगे तो मैं उसी पॉइंट से रिलेटेड आपके लिए तुरंत आपको विदिन 1 to 2 आवर में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, चैनल पे। तो होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सारी रीड करता हूँ, तो होपफुली आप कमेंट करते रहिएगा जो भी आपको डाउट हो, ठीक है। और बताइएगा आपको कैसा लगा चैप्टर, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।